हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों को नमस्कार। चलिए आज हम हिंदी की अगली क्लास में जो है प्रस्तुत हुए हैं। आज जो होने वाला है वो है लेक्चर नंबर 8 हो गया था, लेक्चर नंबर 9। तो लेक्चर नंबर 9 में हम लोग बात करेंगे, आज काव्य की बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तक जो हम चला रहे थे वो हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित चर्चाएं चल रही थी। तो आइए अब जो है हम हिंदी काव्य से कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि काव्य और गद्य दोनों की बराबर भूमिका रहने वाली है आपके एग्जाम में, इसलिए जो है अब हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास पढ़ने से पहले जो है हम कुछ काव्य से संबंधित चीज़ें बताने वाले हैं, जिसको आप सभी लोगों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है, ठीक है। तो आइए चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, दिख तो रहा होगा ना सभी लोगों को जो मैं लिख रहा हूँ, कहीं कट तो नहीं रहा? सही है। चलिए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सब कुछ ठीक ठाक है। आगे देखते हैं। कक्षा 10 हिंदी, कक्षा 10 हिंदी, ठीक है। ये है लेक्चर नंबर 9। आज जो होने वाला है वो लेक्चर नंबर 9 है। तो चलिए बात करते हैं काव्य। काव्य या पद्य, ठीक है। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, काले पेन से इसको दर्शा देते हैं। काव्य, कोष्टक में इसको पद्य भी कहते हैं, ठीक है ना। पद्य, काव्य कहें या पद्य कहें एक ही चीज़ है। तो लिखेंगे हम इसकी परिभाषा, डेफिनेशन लिखेंगे। छंद, ताल, लय, छंद ताल लय एवं तुकबंदी से, तुकबंदी से युक्त विधा को, युक्त विधा को काव्य कहते हैं, काव्य कहते हैं, ठीक है। देखिए, काव्य की बात कर रहे हैं तो काव्य में आप क्या चर्चा करेंगे कि छंद ताल लय से युक्त विधा को पद्य कहते हैं, ठीक है। अब पद्य जो होता है या काव्य जो होता है, काव्य को हम गा सकते हैं, ठीक है ना। काव्य जो है गाया जा सकता है। तो आप लिख सकते हैं कि पद्य गाया जा सकता है, पद्य गाया जा सकता है। जैसे कविताएं, कविताएं, दोहा, सवैया आदि, ठीक। चलिए अब लिखेंगे ये काव्य। काव्य के कितने भेद होते हैं? तो काव्य के 2 भेद होते हैं, ठीक है ना। काव्य के कितने भेद होते हैं? काव्य के 2 भेद होते हैं। 2 कौन कौन से होते हैं? तो लिखेंगे काव्य के भेद, क्या हेडिंग डालेंगे? काव्य के भेद, ये हेडिंग डालेंगे, काव्य के भेद। तो काव्य के कितने भेद होते हैं? तो आप लिखेंगे 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद। एक होता है दृश्य काव्य, एक होता है श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य,
ठीक है। अब श्रव्य काव्य क्या होता है, तो सब श्रव्य काव्य में लिखेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं काव्य के भेद, तो काव्य के दो भेद होते हैं, श्रव्य काव्य तथा दृश्य काव्य, ठीक है ना। कितने भेद होते हैं इसके, दो। तो सबसे पहले लिखेंगे श्रव्य काव्य। क्या लिखेंगे, हेडिंग है आपकी श्रव्य काव्य, तो हम इसी में लिखे दे रहे हैं। श्रव्य काव्य किसे कहते हैं, श्रव्य काव्य वह काव्य रुकिए, श्रव्य काव्य वह काव्य है जो कानों से सुना जा सकता है, जो कानों से सुना जाता है, ठीक है। और दृश्य काव्य, तो दृश्य काव्य में आप लिख सकते हैं, दृश्य काव्य वह काव्य है, दृश्य काव्य वह काव्य है जो देखा अथवा सुना जाता है, जो देखा अथवा सुना जाता है, यानी जिसको हम देखने के साथ साथ सुन भी सकते हैं, देखा अथवा सुना जाता है। समझ में आ रहा सभी लोगों के, चलिए। हाँ, तो दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य वह काव्य होता है जो केवल सुना जाता है। जैसे मान लीजिए कोई रेडियो प्रसारण आ रहा है, तो हम रेडियो केवल सुन सकते हैं ना रख करके, क्या उसमें हमको चित्र दिखाई देते हैं, नहीं देते हैं, ठीक है ना। इसी को हम जो है श्रव्य काव्य कहते हैं, यानी ऐसे गाने जो हम रेडियो पे सुन लेते हैं लेकिन उसको देख नहीं पाते, वो जो भी काव्य हैं, जो भी कविताएँ हैं, जिनको हम सुन सकते हैं, या जैसे हम आपको कविताएँ सुना दें, है ना, और हम दिखाई न दें। जैसे अंदर रह के, जैसे हम घर के अंदर हैं मान लीजिए, और हम सुना रहे हैं और आप बाहर से सुन रहे हैं, ठीक है ना। या जहाँ जहाँ बहुत बहुत भीड़ लगी होती है, बहुत सारी भीड़ होती है, वहाँ कहीं पंडाल बना होता है, और वहाँ से जो है गायक गाते हैं और बड़ी बड़ी जो है एलसीडियाँ लगा देते हैं, तब तो दिखाई देता है, तब तो दृश्य काव्य हो जाएगा। लेकिन अगर केवल साउंड लगा देते हैं, जैसे आपको देखते होंगे कि कीर्तन कहीं होती है, भजन कहीं होते हैं, तो लाउड स्पीकर लगा देते हैं, तो केवल सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता, है ना। लोग कीर्तन करने वाले लोग तो नीचे बैठकर कीर्तन करते हैं और साउंड आपको आपके छतों में रखा देते हैं, तो तेज़ी से जो है सुनाई देता है चारों तरफ, ठीक। तो ये जो है केवल जो सुनाई देता है उसको हम क्या कहेंगे, श्रव्य काव्य कहेंगे। और दृश्य काव्य में क्या होता है, तो दृश्य काव्य में सभी लोग समझते हैं कि जिसमें हम देख सकते हैं, है ना, और सुन सकते हैं। जैसे आप टीवी देखते हो, तो टीवी के देखने के साथ साथ क्या सुन सकते हो, उसकी आवाज़ भी सुन सकते हो, ठीक है ना। तो हम इसमें कह सकते हैं, जैसे हम नाटक, और इसमें नाटक उपन्यास आदि लिख सकते हैं ना, नाटक एकांकी उपन्यास जैसे हम लिख सकते हैं इसमें, जैसे नाटक उपन्यास आदि, नाटक उपन्यास आदि, ठीक। अब हम देखेंगे श्रव्य काव्य को, तो श्रव्य काव्य बता दिए, दृश्य काव्य बता दिए, ठीक है। और श्रव्य काव्य के भी दो भेद होते हैं, कितने होते हैं, श्रव्य काव्य के भी दो भेद होते हैं, तो इसको भी बता दे रहे हैं। ये परिभाषा आपको नोट करनी है पहले, इसके बाद आगे बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं श्रव्य काव्य के दो भेद कौन कौन से होते हैं। श्रव्य काव्य के दो भेद क्या होते हैं, अब हम यहाँ लिख सकते हैं, श्रव्य काव्य के भी दो भेद होते हैं। हम यहाँ से बनाए दे रहे हैं कि दो भेद श्रव्य काव्य के भी होते हैं। श्रव्य काव्य के दो भेद, कितने भेद, दो भेद कौन कौन से, ये देखिए श्रव्य काव्य है, इसके मैं दो भेद बना रहा हूँ, एक इधर और एक इधर, तो दो भेद कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा प्रबंध काव्य, क्या हो जाएगा, प्रबंध काव्य, और एक हो जाएगा मुक्तक काव्य, क्या हो जाएगा, मुक्तक काव्य। ये एक प्रबंध काव्य हो जाएगा, एक
मुक्तक काव्य हो जाएगा। तो प्रबंध काव्य किसे कहते हैं और मुक्तक काव्य किसे कहते हैं, तो इनको भी जान लीजिए। बता रहे हैं प्रबंध काव्य क्या है। तो प्रबंध काव्य जानिए। प्रबंध काव्य ये प्राचीन आचार्यों के अनुसार, क्या प्राचीन आचार्यों के अनुसार, तो हम बात करते हैं इसके प्रबंध काव्य की, ठीक है ना। तो प्रबंध काव्य में बात करेंगे तो प्राचीन आचार्यों के अनुसार महाकाव्य में जीवन का व्यापक रूप क्या होता है। प्रबंध काव्य में आचार्यों के अनुसार महाकाव्य में जीवन का व्यापक रूप में चित्रण होता है। इसकी कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है, ठीक है। इसकी कथा जो होती है वो इतिहास प्रसिद्ध होती है। तो अब हम इनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले नहीं हैं। केवल आपको इसमें भेद याद रखना है कि काव्य के कितने भेद होते हैं। तो मुख्य रूप से जो इनके काव्य के भेद होते हैं वो होते हैं श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। आपको इतना याद रखना है, ठीक है। फिर ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा आपसे तो श्रव्य काव्य में पूछ लेगा इसके कितने भेद होते हैं, तो आपको लिख देना है प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको इरेज करके आगे समझाते हैं, ठीक है। चलिए इतना नोट हो गया, इसको इरेज करते हैं, मिटा दें। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको जो है रिवाइज कर लीजिएगा, या तो इसको वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। बैक करके इसको भी आप देख सकते हैं दोबारा, क्योंकि बिना रिवीजन के कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सीधे, इतना हो गया। अब है बात करेंगे हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के बारे में, ठीक है। क्या बात करेंगे, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। हमने बताया था कि आपके सिलेबस में हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास है, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास है। तो हमने गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ा दिया है और उससे बनने वाले हमने 100 क्वेश्चन को भी अटेंड कर लिया है। अब हम बात करेंगे हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के बारे में। तो आइए आगे चलते हैं, ठीक है। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। तो हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास जो है, इसको कई लेखकों ने इसका अध्ययन किया और इसको जो है हम अगर कहें तो इसको जो है हिंदी पद्य साहित्य इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है, 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। तो 4 कालखंड कौन कौन से हैं, तो आइए बात करते हैं कि करके। तो हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, तो हम लिख देंगे हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को, ऐसे लिख दीजिए, बार बार वही लिखने की जरूरत नहीं है। इसे मुख्य रूप से 4 कालखंडों में बांटा गया है। कितने, 4 कालखंडों में बांटा गया है। और 4 कालखंड कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1 आदिकाल, नंबर 2 भक्तिकाल, नंबर 3 रीतिकाल, और नंबर 4 है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। कौन सा है, आधुनिक काल।
आधुनिक काल। ठीक है, अब इनके जो है 4 कालखंड में इन्हें बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में। और इनकी कुछ समय सीमा भी है कि आदिकाल का समय क्या रहा है, भक्तिकाल का समय क्या रहा है, रीतिकाल का समय क्या रहा है और आधुनिक काल का समय क्या रहा है। कब से कब तक के समय को हम आदिकाल कह सकते हैं, है ना, और कब से कब तक के समय को हम भक्तिकाल कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कितने समय को आदिकाल कहते हैं और कितने से कितने समय को भक्तिकाल कहते हैं। ठीक है, तो इनकी हम समय सीमा बता रहे हैं। इधर जो है काल दिए गए हैं और इधर जो रहेगी उनकी समय सीमा दी जाएगी। ठीक है ना, तो आदिकाल की समय सीमा क्या है, तो यहाँ से हम दर्शा दे रहे हैं सीधे सामने। ठीक है ना, आदिकाल को और किस नाम से जानते हैं, वीरगाथा काल के नाम से। किस नाम से जानते हैं, इनके नाम और दिखा दें, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि कभी कभी जो है आदिकाल न दे करके उसके दूसरे नाम से उसे पुकारा जाता है। तो दूसरा नाम कौन सा है, तो उसे देखते हैं। आदिकाल को हम कहते हैं वीरगाथा काल। क्या कहते हैं, वीरगाथा काल, वीरगाथा काल। आदिकाल को वीरगाथा काल, भक्तिकाल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है, स्वर्ण काल। रीतिकाल को उत्तर मध्य काल। क्या कहते हैं, उत्तर मध्य काल। और आधुनिक काल को आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आधुनिक काल को या आद्य काल भी कहते हैं, आधुनिक काल कह सकते हैं। ठीक है ना, आधुनिक काल या आद्य काल। तो आइए देखते हैं कि समय सीमा क्या रही है। ठीक है, ये इसका सन माना जाता है, आदिकाल का जो समय सीमा है वो मानी जाती है सन 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक, 1343 ईस्वी तक के समय को सन 743 ईस्वी 1343 ईस्वी तक का समय जो है क्या माना जाता है, 743 ईस्वी 1343 ईस्वी समय आदिकाल के नाम से जाना जाता है, आदिकाल का माना जाता है। ठीक है ना, भक्तिकाल, इसको स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्तिकाल का जो समय है वो है 1343 से, तो हम इसे लिख सकते हैं सन 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक के समय को हम क्या कहते हैं, भक्तिकाल या स्वर्ण काल कहते हैं, ईस्वी तक। ठीक है, फिर है रीतिकाल। रीतिकाल को हम उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं। इसकी समय सीमा है सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। फिर है आधुनिक काल का समय जो है वो है सन 1843 ईस्वी से सन 1843 ईस्वी से 1843 ईस्वी से आज तक हम कह सकते हैं। ठीक है ना, आज तक, आज तक। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। मैं बहुत ही अच्छे ढंग से क्रमानुसार आप लोगों की नोट्स जो है बनवा रहा हूँ, और आप लोग भी जैसे मैं नोट यहाँ बना करवा रहा हूँ वैसे आप अपनी अपनी कॉपी में बनाएंगे। ठीक है ना, कोई लापरवाही नहीं करेगा। यदि आपने ऐसे नोट्स बनाई तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी, और जो नहीं बनाएगा वो बोर्ड एग्ज़ाम के बाद पछताएगा कि काश मैंने वहीं बना ली होती। ठीक है, तो देखते जाइए और इसको जो है नोट करते चलिए। नोट कर लीजिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम आगे क्रम से एक एक काल का अध्ययन करेंगे और उनसे संबंधित लेखक और कवियों के बारे में भी बात करेंगे और उनकी रचनाओं के बारे में भी। ठीक है ना, तो सबसे पहला जो काल है वो है हमारा आदिकाल। तो सबसे पहले हम आदिकाल के बारे में चर्चा करेंगे, वो भी विस्तार से। सबसे पहले हमने इनके जो है इनका एक सामान्य सा परिचय दिया है, अब हम इन्हीं के बारे में जो है विस्तार से बात करेंगे।
देखिए कभी कभी इनिस क्वेश्चन भी बन जाता है, जैसे पूछेगा कि आदिकाल का समय कब से कब तक माना जाता है ना, ऐसे क्वेश्चन बना देगा। अब फिर क्वेश्चन में आपको रख देगा कि आदिकाल का समय जो माना जाता है वो 743 से 1643 माना जाता है। एक जगह दे देगा 1343 से 743 से उल्टा दे देगा, या ये कह देगा 1343 से 1843। इस प्रकार से समय दे करके वो कन्फ्यूज करेगा। तो जब आप अपनी नोट्स बनाए रहोगे पहले से तो आप उसको रट चुके होगे, है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको जो है नोट कर लीजिए। अब चलिए बात करते हैं एक एक करके। हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, आदिकाल की, ठीक है। अब वो है नंबर 1 आदिकाल। आदिकाल, अब इसके बारे में बात करेंगे। इसकी समय सीमा है आदिकाल की, आदिकाल की समय 743 से 1343 ईस्वी, ये इसका समय है, 743 से 1343 ईस्वी तक। इस समय को हम क्या कहते हैं, आदिकाल कहते हैं। चलिए लिखते हैं इसमें। तो हम कहेंगे कि हिंदी के, इसमें हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, हिंदी के प्रथम उत्थान काल को, प्रथम उत्थान काल को आदिकाल, आदिकाल या चारण काल के नाम से जाना गया। यानी जो हिंदी का प्रथम उत्थान काल रहा उसको हमने आदिकाल या चारण काल नाम दिया था, ठीक है ना। यानी जो पुराने हमारे लेखक रहे हैं या विद्वान रहे हैं उन्होंने हिंदी के प्रथम उत्थान काल का नाम जो है आदिकाल दिया था, ठीक है। उसी को जो है आदिकाल को ही वीरगाथा काल भी कहते हैं और उसी को जो है चारण काल भी कहते हैं, ठीक है। इसे लिख लीजिए। अब इस काल में देखिए घटने वाली घटनाएं क्या थी, तो सारी इस काल में घटित होने वाली घटनाओं को के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो जो मैं बोलता हूँ उसको भी आप लोग विशेष सुना करिए, ठीक है ना, क्योंकि जो मैं बोर्ड में लिखता हूँ वो तो आपको नोट्स बनाना ही बनाना है उसकी, परंतु जो मैं बोलता हूँ आपको उसे भी जो है गौर करना है और गौर से सुनना भी है, ठीक है। तो देखिए हम अब हिंदी के आदिकाल के बारे में बात करेंगे। तो हिंदी का जो आदिकाल रहा है ये हमारे उस समय की बात है, प्राचीन काल की बात है कहें, है ना, जब हमारा देश छोटे छोटे राज्यों में या टुकड़ों में बटा हुआ था, ठीक। तो उस समय हर राज्य का एक राजा हुआ करता था, ठीक है। और वो राजा जो हुआ करते थे वो कैसे हुआ करते थे, वीर एवं साहसी हुआ करते थे, है ना। सभी लोग जानते हैं कि आज से बहुत पहले, है ना, इन प्राचीन काल में आप आज भी पढ़ते चले आओ इतिहास में और सभी लोग समझते भी हो कि पहले जो हमारा देश रहा है वो छोटे छोटे राज्यों में बटा था, है ना। तो हर राज्य में एक राजा हुआ करता था। तो वो राजा क्या करते थे कि अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए आपस में लड़ते रहा करते थे, लड़ते रहते, झगड़ते रहते थे, है ना। हर जो है एक राजा दूसरे राजा पर क्या करता था, चढ़ाई कर देता था, आक्रमण कर देता था और उसे जो है दोनों से जो जीतता था वो उस राज्य को अपने राज्य में मिला लेता था। तो उस समय जो है हम ये बात करें कि जो राजा हुआ करते थे वो स्वभाव से वीर हुआ करते थे, है ना, वीर एवं साहसी हुआ करते थे। और वीर के साथ साथ वो जो है क्या थे कि लोभी भी होते थे। तो उस समय जो हम बात करें इनकी तो कह सकते हैं कि उस समय आदिकाल के समय में सभी राजा महाराजा आपस में क्या करते थे, लड़ते रहते थे, ठीक है ना। और लड़ लड़कर एक दूसरे से वो क्या करते थे, अपनी जान गंवा देते थे, ठीक है। क्योंकि उस समय जो है वीर गाथा का या वीर गाथा काल का जो है ज़्यादा महत्व रहा है, इसीलिए तो इस काल को जो है वीर गाथा काल कहा गया है, क्योंकि वीरता का जो है महत्व उसमें ज़्यादा रहा है।
तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, कुछ लेखक और रचनाओं के बारे में, ठीक है ना। या थोड़ा सा और लिख देते हैं, उस समय हमारा देश, उस समय हमारा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा था, छोटे छोटे राज्यों में बांटा था। अब हेडिंग डालेंगे, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थी। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, चलिए लिखिए आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, क्योंकि क्वेश्चन बना करते हैं प्रवृत्तियों से। कैसे क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन कुछ ऐसे आएगा कि आदिकाल की किन दो प्रवृत्तियों को उल्लेख कीजिए, ठीक है ना, या आदिकाल की किन दो प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए, ऐसे कुछ आएगा तो आपको लिखना होगा प्रवृत्तियाँ। तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं, ये है क्या चीज़, है ना। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये प्रवृत्तियाँ होती क्या हैं। अच्छा, इस काल के जो है बारे में प्रवृत्तियाँ हमारी जो है जानकारी देती हैं विशेष, ठीक है ना। जैसे हम कहेंगे कि उस समय किस चीज़ की बहुलता रही है, किस चीज़ की अधिकता रही है, तो सीधे क्या लिखते हैं, जैसे कहेंगे कि उस समय क्या था, जैसे कहते हैं कि श्रृंगार रस की प्रधानता रही है ना, है ना। तो श्रृंगार की तो थी नहीं, किस रस की प्रधानता थी आदिकाल में, वीर रस की प्रधानता थी। किसकी प्रधानता थी? वीर रस की। तो जैसे यही जो है उनकी प्रवृत्तियाँ थी कि किस प्रवृत्ति के लोग हुआ करते थे, वही उनकी प्रवृत्तियाँ कहलाती हैं। जैसे कहेंगे कि उस समय किसके, तो आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा होती थी उस समय, सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव भी होता था, युद्धों के सुंदर और सजीव वर्णन भी देखने को मिलते थे, है ना। तो आइए आगे चर्चा करेंगे इसी क्या है, क्योंकि नीचे जो है आ नहीं पाएगा पूरा, तो कम से कम 2 से 3 प्रवृत्तियाँ हम यहाँ पे जो है दर्शाए दे रहे हैं, ठीक है, तो इसको इरेज करे दे रहे हैं। यहाँ लिख दीजिए आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, तो प्रमुख प्रवृत्तियाँ नंबर 1 लिखिए, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, प्रशंसा। सामूहिक, दूसरा नंबर है सामूहिक राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता की भावना का अभाव, भावना का अभाव। युद्धों के सुंदर और सजीव वर्णन, युद्धों के
सुंदर व सजीव वर्णन। सजीव वर्णन, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्रवृत्तियाँ पूछी जाती हैं, 2 से ज़्यादा प्रवृत्तियाँ नहीं कहीं पूछी जाती हैं, ठीक है ना। अब मैंने 3 लिखा दिया है, 3 आप जो है नोट कर लीजिए, क्योंकि हम सिलेबस को बड़ा नहीं करना चाहते, ठीक है ना। इतने में आपका काम हो जाएगा। 1 या 2 प्रवृत्ति पूछी जाती है, 2 से अधिक प्रवृत्तियाँ पूछी नहीं जाती हैं, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इतना नोट कीजिए बस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आदिकाल की रचनाएं। आदिकाल की रचनाएं। इसको आप नोट डाल के लिखेंगे, यहाँ पे क्या डाल के लिखेंगे, नोट डाल के लिख लीजिए। आदिकाल की रचनाएं 2 रूपों में मिलती हैं। कितने रूपों में मिलती हैं? 2 रूपों में मिलती हैं। क्वेश्चन बना करता कि आदिकाल की रचनाओं के कितने रूप हैं या कितने रूपों में मिलती हैं, तो आदिकाल की रचनाएं 2 रूपों में मिलती हैं, 2 रूपों में मिलती हैं। तो 2 रूप कौन कौन से इसके होते हैं? हाँ, नंबर 1 यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नंबर 1, नंबर 1 है प्रबंध काव्य के रूप में। किसमें मिलते हैं? प्रबंध काव्य के रूप में। नंबर 2 है मुक्तक काव्य के वीर गीतों के रूप में। वीर गीतों के रूप में, वीर गीतों के रूप में। वीर गीतों के रूप में। अब हेडिंग पड़ेगी आदिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं, ठीक है। आदिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं, ठीक। तो मैं यहाँ से एक एक करके नोट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको नोट कीजिए इतना, तो बताएं। हाँ, चलिए देखते हैं इधर आदिकाल के प्रमुख कवि उनकी रचनाएं। क्या उनकी रचनाएं? पहले कवि देखते हैं। चंद्रबरदाई ये कवि का नाम है और उनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। फिर है जगनिक। जगनिक की रचना क्या है? परमाल रासो। फिर है नरपति नाल, इनकी रचना है बीसल देव रासो। फिर है दलपति विजय, इनकी रचना है खुमार रासो, ठीक है। यहाँ से आदिकाल पूरी तरह से समाप्त होता है, ठीक है। आदिकाल से बनने वाले सभी क्वेश्चन आपको यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं भक्ति काल की। हाँ, चलिए देखिए, भक्ति काल के बारे में चर्चा करना था। तो भक्ति काल के बारे में चर्चा करेंगे तो भक्ति काल जो है ना, इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से? सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा में। फिर सगुण भक्ति शाखा को 2 भागों में विभाजित किया गया। समझ में आ रहा है ना सब कुछ? पहले देखिए भक्ति काल को 2 भागों में। कौन कौन से? सगुण भक्ति शाखा, फिर है निर्गुण भक्ति शाखा। फिर सगुण भक्ति शाखा को 2 भागों में, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा, ठीक है।
इधर निर्गुण भक्ति शाखा को उसको भी दो भागों में बांटा गया, ज्ञान मार्ग की शाखा और प्रेम मार्ग की शाखा। अब इनमें देखते हैं कवियों के बारे में। जो राम भक्ति धारा के कवि हैं, यानी निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत राम भक्ति धारा के जो कवि हैं वो हैं तुलसीदास और संत रैदास। ठीक, और हम यहाँ कृष्ण भक्ति धारा के बारे में अगर देखते हैं तो इसके कवि कौन कौन थे? सूरदास और मीराबाई। ये कृष्ण की भक्ति करते थे, और जो राम भक्ति शाखा में हैं वो राम की भक्ति करते थे। ठीक है ना। सभी लोग जानते हैं कि तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में भगवान राम के पूरे चरित्र का वर्णन किया है, जीवन चरित्र का, है ना। और कृष्ण भक्ति धारा में देखते हैं कि सूरदास और मीराबाई की ज़्यादा रचनाएं देखने को मिलती हैं। फिर यही बात करते हैं आगे निर्गुण भक्ति शाखा के बारे में। तो ज्ञान मार्ग की शाखा के जो कवि थे वो कबीरदास जी थे, और प्रेम मार्ग की शाखा के जो कवि थे वो मलिक मोहम्मद जयसी जी थे। फिर हमने इनकी रचनाएं लिख दी है कि करके भक्ति काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। तो भक्ति काल के कवियों में जैसे भी अपने ऊपर पढ़ा, अब उनके कवि यानी वो कवि हैं और उनकी कुछ रचनाएं भी दर्शाई गई हैं। तो देखते हैं सूरदास जी की क्या रचनाएं हैं। सूरदास जी की, सूरदास की रचनाएं हैं सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, है ना। और तुलसीदास की रचनाएं हैं रामचरितमानस और कई सारी हैं, जैसे पार्वती मंगल, बरवै रामायण, जानकी मंगल, ये सब तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। ठीक है। फिर है कबीरदास। कबीरदास की रचना क्या है? बीजक। अब बीजक के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? तो सभी लोग जानते हैं कि बीजक के अंतर्गत साखी, शबद, रमैनी तीनों आती हैं। ठीक है। फिर बात करेंगे आगे कबीरदास जी के बारे में हो गया। अब है जायसी जी। जायसी का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचनाएं जो लिखी है वो हैं तीन। कौन कौन सी? पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। ये तीन की जो है इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। तो यहाँ से जो है अब आज की क्लास में केवल हम भक्ति काल तक के बारे में ही पढ़ेंगे, और अगली क्लास में जस्ट जो है हम रीतिकाल और आधुनिक काल को भी पढ़ाएंगे। ठीक है। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।